So today we will be taking the other practical that is in your curriculum, and that is the visit to yoga centers. Actually, when we talk about India, India is considered to be yoga guru to the world. Why? Because actually yoga pioneer had remained India, and it had been said that 5,000 years before uh, the techniques of yoga have commenced in India. Although that is not having historical evidence, but it is being said that Lord Shiva was the founder of yoga, and Parvati was his first disciple. डिसाइपल मीन्स जिसको सिखाया जाता है। तो उसके बाद ये जो सिलसिला है योगा का, ये कंटिन्यू रहा है इंडिया में। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो योगा में बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कुछ मंथ्स की ड्यूरेशन के हैं। इवन देयर आर सम कोर्सेज विच आर ऑफ अ फ्यू वीक्स ड्यूरेशन, and there are some courses which are having a duration in years. तो उसमें बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज कम टू इंडिया, especially from US, Europe, and study yoga techniques here, because yoga has a lot to do with what we can say with bringing harmony between the mind, body, and soul. So that is why it is being widely practiced for health and relaxation, because the benefits of yoga are being felt by people who participate in it. That is why West is getting more and more attracted to yoga and come to India to study these techniques. The immediate benefits they feel out of this activity are that they feel relaxed, they feel uh, when they are feel relaxed, automatically they feel that their stress levels go down, and they feel some positive change in their health as well. Suppose there are people who are diabetic and they experience that their sugar level goes down, or there are people who are having hypertension and they feel that their blood pressure remains in control. So that is what people feel once they are going through yoga, and that is what makes more and more people attracted to yoga. तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें दिन ब दिन ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैच कर रही हैं। तो अब तो योगा पर एक मतलब बाज़ाब्ता इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। तो उसमें इस पर काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट योगा उन जगहों में, उन लोगों में जिनको अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है, ताकि उनको भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो पता चले और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, एक तो इसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस आती है। जैसे इसमें बहुत सारे जो पोस्चर्स हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, जिसे योगा टर्मिनोलॉजी में आसनास कहते हैं। क्या कहते हैं? आसनास। Asnas. हाँ, आसना मीन्स ए पर्टिकुलर पोस्चर।
क्योंकि ये जो इसकी फिलॉसफी जो है पीछे योगा की, अ, वो ये है कि जो माइंड है, बॉडी है और सोल है, इनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ हार्मनी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। और ये कहा गया है उस फिलॉसफी में कि जो आसनास है, आसनास के थ्रू इंसान वो हार्मोनी क्रिएट कर सकता है। It is being said that when you are able to discipline your body, you can discipline your mind as well. इस पे आप थोड़ा सा गौर करना इस बात पे। कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखेंगे तो आप अपने माइंड को भी डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो ये एक फिलॉसफी है आसनास की। तो आसनास में क्या होता है, उसमें एक पर्टिकुलर पोस्चर, सपोज आप देखेंगे कभी क्या होता है कि कभी जैसे हम क्रॉस लेगेड बैठते हैं, कशर पर 60 फुट पे, तो जो बैक है वो स्ट्रेट रखना है, जो हेड है इसको ऐसे नहीं या ऊपर नहीं, इसको भी चिन मतलब ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। और जो आपके बाजू हैं वो थोड़ा ऐसे रिलैक्सड होने चाहिए, हाथ स्प्रेड करके ऊपर की ओर। तो फिर आप इस पोस्चर में सपोज कोशिश करेंगे 1 घंटा 2 घंटा बैठना एक साथ। तो ये होता है कि अगर आप सपोज कोशिश करेंगे कितनी देर आप इस पोस्चर में रह सकते हैं विदाउट चेंजिंग योर पोस्चर, तो ये एक सॉर्ट ऑफ सेरेनिटी, एक सॉर्ट ऑफ ट्रैंक्विलिटी आती है इससे। तो ये एक्सपीरियंसेस है। दूसरा ये है कि मतलब फिर ये तो एक सिंपल सा पोस्चर है। फिर कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जैसे कि कोई एक टांग पे खड़ा रहेगा, दूसरी टांग वो थोड़ा फोल्ड करके रखेगा, और जो आर्म्स हैं वो रेज्ड रखेगा ऊपर। तो फिर उस पोस्चर में वो देखेगा कितनी देर वो ऐसे रह सकता है। तो इसी तरीके से इसमें कुछ आसनास हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो मतलब काफ़ी ट्रेनिंग के बाद इंसान सीख जाता है, तो उस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये हो गया जहाँ पे फिजिकल लेवल पे योगा टेक्निक्स परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा चीज़ है जहाँ पे जो इंसान के एक्टिविटीज़ हैं, जिसे हम कहेंगे इंसान के जो कर्म है जिसे कहते हैं संस्कृत टर्मिनोलॉजी में, तो वो जो काम इंसान करता है उसमें वो फोकस डाले। सपोज जो काम करे बहुत दिल से करे, उसमें ज़्यादातर कम्युनिटी सर्विस, सपोज किसी जगह कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है मोहल्ले में या कहीं, या किसी खुदा न खास्ता आग लग जाती है किसी घर में अचानक से, तो फिर कम्युनिटी सर्विस में ये आता है कि आप उसमें वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं। और उस जो उस के विक्टिम है उस फायर के या कोई किसी और हादसे के, तो उनके लिए आप काम करते हैं वॉलंटरली उनके लिए, ताकि वो रिहेबिलिटेट हो। सपोज उनका अब घर बनाना है वापस, आप उसमें उनको हेल्प करते हैं फिजिकली या फिनेंशियली। जैसे फिजिकली उसमें ज़्यादा फोकस है तो आप उसमें हाथ बढ़ाते हैं उनका। तो ये जो है ये भी एक किस्म का योगा होता है और इसे कहते हैं कर्म योगा, जो आप अपने काम के थ्रू करते हैं। क्योंकि उस काम और दूसरे काम में फ़र्क है। उस काम में ये है कि उसमें एक जज्बा है उस काम में, कम्युनिटी सर्विस का जज्बा, जहाँ पे आप वो काम एक ऐसे दिल की एक क्या कहेंगे उसको, उस जज्बे से करते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे उससे कोई पैसा नहीं लेना है। आप अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट्स अपने बहुत वॉलंटरीली लगाते हैं उसमें, ताकि आप उसको दिल से मदद करना चाहते हैं।
दैट इज कम्युनिटी सर्विस। और उसमें जो काम होता है, जो एफर्ट्स आप पुट करते हैं, तो उसे कर्म योगा कहते हैं, कर्म योग या कर्म योगा कहेंगे आप। तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ योगा। तो इसी तरीके से एक अलग सा किस्म का योगा है, उसे राजयोग कहते हैं। तो राजयोग जो है उसमें क्या होता है, उसमें माइंड, जैसे हमने जो पहला योगा डिस्कस किया उसमें फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस किया, आसनास पे फोकस किया। राजयोग में जो फोकस है वो माइंड होता है, वो माइंड पे उसमें फोकस होता है। मतलब माइंड को कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे हम थॉट कंट्रोल की बात करते हैं, मेडिटेशन की जो हमने बात की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। जैसे हम ऐसे हम पढ़ेंगे, हम जैसे हम एज मुस्लिम्स पढ़ते हैं कलिमात, और अक्सर फोकस होता है कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जब फ्री टाइम हो तो एक तस्बीह उठा के कुछ कलिमात पढ़ने चाहिए। सपोज कोई सुबहान अल्लाह पढ़े, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। तो इसी तरीके से ये जो रिसाइट करना, बार बार ये चीज़ पढ़ना, क्योंकि उससे या कोई और कोई सपोज अल्लाह पढ़े या कुछ पढ़े, तो इससे क्या होता है, इससे इंसान का जो माइंड है वो अच्छी चीज़ पे ऑक्युपाइड रहता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं उस राजयोग की, उसमें ऐसी ही सपोज कोई मंत्रास मंत्रास होते हैं ऐसे, जैसे हम कलिमात कहते हैं, उसी तरीके से हिंदू स्क्रिप्चर्स में उनको मंत्रास कहते हैं। कोई अच्छे उसमें भी वो लॉर्ड के नाम कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स रिपीटेडली अटर करते हैं, तो वो चीज़ें उसमें की जाती हैं, तो उससे एक माइंड पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट इज राजयोग। तो इसी तरीके से एक और योगा है जिसमें ब्रीदिंग पे फोकस किया जाता है, क्योंकि कहते हैं जो सांस है, जब इंसान ब्रीदिंग करता है तो इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन है ब्रीदिंग का इंसान के हेल्थ के ऊपर। बिकॉज इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट ही डज, दैट इज ही इनहेल्स। क्योंकि जब बच्चा एक जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या वो करता है, सबसे पहले वो सांस लेता है, इनहेल जिसे कहते हैं। Yes. क्योंकि ब्रीदिंग प्रोसेस में एक तो इनहेल होता है, इनहेल होता है व्हेन यू आर टेकिंग ब्रेथ, जब आप सांस लेते हैं उसे कहते हैं इनहेल। और आप देखते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस लेते हैं उसके बाद सांस छोड़ते हैं, यही होता है ना। Yes, sir. हाँ, तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वापस एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है एक्चुअली ये इनहेल एक्सहेल प्रोसेस से ही हमारी लाइफ चलती है। तो सबसे पहले जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म लेते ही वो क्या करता है, Inhale कर. ये इनहेल करता है, वो सांस लेता है। सो दैट इज हाउ लाइफ स्टार्ट्स। तो और जब इंसान का टाइम पहुंचता है दुनिया से रुखसत होने का, निकलने का, द लास्ट थिंग दैट अ पर्सन डज इज व्हाट, Exhale. एक्सहेल। क्योंकि लास्ट टाइम जब इंसान का वक्त पहुंचता है इस दुनिया को रुखसत करने का, तो उस वक्त एक्सहेल होता है, सांस छोड़ता है, और उसके बाद वो इनहेल नहीं करता है। Yes, sir. क्योंकि अगर वो फिर इनहेल करता फिर मरेगा नहीं, फिर तो लाइफ कंटिन्यू है। मगर जब एक्सहेल के बाद स्टॉप होता है इनहेल, तो दैट इज डेथ, इजंट इट। तो ये जो इनहेल और एक्सहेल है, ये जो ब्रीदिंग है, इस पर भी काफी रिसर्च है योगा का, कि कहते हैं कि अगर ब्रीदिंग पे इंसान फोकस करे तो काफी इसमें जो डिसीजेस है उनका इलाज है सही ब्रीदिंग में। इफ यू ब्रीद वेल यू कैन लिव वेल, दिस इज अ सेइंग, इफ यू ब्रीद वेल यू कैन लिव वेल। तो उसमें ये है कि इनफैक्ट जो आजकल साइकेट्री है, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट,
वो भी आजकल कहते हैं कि स्ट्रेस को ब्रीथिंग के थ्रू हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मतलब कहते हैं कि अगर आपको कभी कोई स्ट्रेस पड़े तो आप इनहेल करो, डीप ब्रीदिंग ले लो, सपोज गहरा सांस ले लो ऐसे, तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो योग है, प्राणायाम उसे कहते हैं योगिक टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। गॉट इट? तो इसके अलावा और भी कुछ योगिक टेक्निक्स हैं, हाथ योगा है और कुछ टेक्निक्स हैं। तो इसके लिए इस जो योगिक साइंस हम जो इसे कहेंगे, इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, और उनमें से जो कुछ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है जैसे लायंगर योग आश्रया है। तो लायंगर योग आश्रया, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फाउंडर जो जिसको है वो, उसका नाम BKS लायंगर के नाम पे है। तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू योगा को इंट्रोड्यूस किया वेस्ट में। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं इंडिया में, दैट आर इन मुंबई, और वहाँ पे उसके अलावा भी बहुत सारी जगह उसके सेंटर्स हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, और उसमें भी जैसे एक प्रोसीजर है बुकिंग का, बैच वाइज टूरिस्ट्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज से, और उस जो योग आश्रया है लायंगर का, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पर भी जो एक लाइफ स्टाइल है इंसान का, वो चेंज हो जाता है, बिकॉज एक जो एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया है वो बहुत ही फिजिबल है योगा के लिहाज से। बिकॉज यू विल फाइंड देयर आर big halls which are well ventilated, and they are having the arrangements of the things that are required for maintaining postures, like there are hooks on the walls, there are belts, balusters, or we can say there are chairs which are backless। क्योंकि योगा में एक चीज़ है जो एक इस फिलोसफी में एक अहम चीज़ कहा जाता है, वो ये है कि इंसान जो है, इंसान की जो एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो लगाया जाता है इससे कि उसका जो बैक है, उसको बैक सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। आपको समझ आ रही है मेरी बात? कि यूथ जो है, आप देखेंगे छोटा बच्चा जो है सो छु कुछ की तरह यूज किया अक्सर मंजस भी कमरस में लकुट बच्चा Yes, sir. है ना। तो अगर Yes, sir. लकुट बच्चा आयस तमिस थवन लबि सत ब्रोख तथ तमिस यी न आयस यी बे ब्रोह कुन तो रोज डेथ बगैर। तो योगिक फिलोसफी में ये कहा गया है कि इंसान को बैक सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंसान गश्त दुख दिन जरूरत पड़न के। तो ये बैकलेस चेयर्स जो वहाँ पे है वो उसी लॉजिक पर है, क्योंकि वहाँ पे वैसे चेयर्स हैं वन टूल यथ न पत्किन डोक आसि कह। क्योंकि जब तक इंसान यूथ है उसे बैक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुदरत ने बैक को उस तरीके से डिज़ाइन किया है। हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम जिसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं ना, तो वो एक पूरा प्रॉपर ग्रिड है जो एक हमारे लिए एक नेचुरल सपोर्ट है। तो हमको फिर एज सच और किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इंसान को।
हाँ, आजकल हम काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ में हैं और हम बहुत कोज़ी कुशन्स रखते हैं पीछे, फिर हम बैठते हैं अश्विन व निमावार कुशन बगैर के। अदरवाइज़ योगिक के हिसाब से ये कहा गया है कि ये चीज़ ज़रूरत नहीं है और जो प्रैक्टिशनर्स हैं योगा के, दे विल नेवर सिट विद अ कुशन इन द और लाइक दैट। वो हमेशा बैक रखते हैं विदाउट एनी सपोर्ट और थकावट का बिल्कुल उनको कभी महसूस नहीं होता है उस चीज़ का। तो जो योगिक प्रैक्टिशनर्स हैं, तो ऐसे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर। इसीलिए जो सपोज चेयर्स हैं वो विदाउट बैक होती हैं, ताकि जो उस पर बैठे उसको पीछे से कोई सपोर्ट ना हो, ताकि उसको एक ये हो जाए, आदत हो जाए कल्टिवेट विदाउट बैक सपोर्ट लेने की। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हैं और उसमें काफ़ी इनफैक्ट सोने के लिए भी अरेंजमेंट्स होते हैं रात को। मतलब जैसे बहुत कंफर्टेबल मैट्रेसेस होते हैं वहाँ पे, वैसे नहीं होते हैं वहाँ पे। मैट्रेसेस होते हैं लेकिन वो बहुत थिन होते हैं, तो उससे उस लाइफस्टाइल में उनको रखा जाता है जहाँ पे एक सिंपल लाइफस्टाइल होता है और सिंपल फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेरियन फूड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक मीन्स जहाँ पे उन केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है। सपोज आजकल आप देखते हैं, आप आजकल यहाँ पर भी काफ़ी पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स आज खाद त्रावान ज़मीनस। इनफैक्ट किचन गार्डन में तह आज खाद त्रावान। ब्रोट त्रावान सपोज घर में ही होती थी गाय, फिर उसका काउडंग वो सुखाते थे तो फिर उसको एज ए मैन्योर यूज़ करते थे। तो वो चीज़ जो था वो ऑर्गेनिक था, मतलब वो नेचुरल था। लेकिन आजकल जो फैक्ट्रीज में ये मैन्योर्स बनाई जाती हैं उसमें काफ़ी केमिकल्स ऐड होते हैं, और जब हम वो चीज़ मिट्टी के साथ मिलाते हैं, फसल तो उगता है लेकिन जो क्रॉप आता है उसमें उस केमिकल का इफेक्ट एक रहता है। और वो कहा जाता है कि वो जो क्रॉप है जो फिर वो हम खाते हैं, तो उस केमिकल का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे भी पड़ जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे उनके जो अपने फील्ड्स हैं जहाँ पे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पे वो ऐसी किसी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक। और वेजिटेरियन होता है जहाँ पर ये सब्जी, फ्रूट्स, बाकी सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, और इसी एनवायरनमेंट में लोगों को योगा सिखाया जाता है। तो उसके अलावा इसी तरीके से योगा इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत ही पुराना योगा इंस्टीट्यूट इंडिया का है। और इसको श्री योगिंदर जी ने 1918 में स्टार्ट किया, 1918। इसको भी मुंबई में ही स्टार्ट किया गया, क्योंकि मुंबई को काफ़ी इम्पोर्टेंस रह चुकी है, बिकॉज फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। और वहाँ पे काफ़ी लोग, और कोस्टल एरिया था, पहले शिप्स के थ्रू ज़्यादा मूवमेंट होती थी, तो वहाँ पे फॉरेन से भी लोगों को पहुँचना आसान होता था। और ये एक वजह है कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेस हब्स हैं वो ज़्यादा मुंबई में ही थे, क्योंकि उस वक्त उतना नहीं होता था एयर ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट, और उस वक्त ज़्यादा शिप्स के थ्रू लोग आते जाते थे। इनफैक्ट हाजी साहिबान भी यहाँ से पहले मुंबई ही जाते थे, फिर वहाँ से समंदरी जहाज़ में सऊदी अरबिया के लिए रवाना होते थे। तो इसी तरीके से काइवल दामा है जो एक हेल्थ एंड योगा रिसर्च सेंटर है, ये भी 1924 में एस्टैब्लिश हुआ, लोनावाला, वो भी महाराष्ट्र में ही एक जगह है। तो काफ़ी खूबसूरत कैंपस है इसका वहाँ पे, जहाँ पे ये बहुत सारे रेजिडेंशियल कोर्सेज करवाते हैं। और
इसमें बाज़ाब्ता एक नेचुरोपैथी का सेंटर भी है, जहाँ पे नेचर के रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है ताकि लोग उसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और योगा सेंटर है जो हिमालयाज़ में है, उत्तराखंड स्टेट में, जिसे आनंदा कहते हैं। हालांकि ये उतना पुराना नहीं है, इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये लगभग 90s में ही स्टार्ट हुआ। तो ये भी काफ़ी अहमियत रखता है आजकल, क्योंकि वर्ल्ड ओवर अब इस लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन योगा सेंटर्स में। तो आजकल आप पतंजलि का भी सुनते हैं टीवी पे, उनके भी अब बहुत सारे सेंटर्स आ रहे हैं जिसमें वो ये सिखाते हैं योगा, और इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इवन फॉरेनर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक्चुअली जो है एक अलग सा एक जब हम पीस टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें पीस के लिए काफ़ी सारे जो टूरिस्ट्स हैं वो ऐसे सेंटर्स में रजिस्टर करते हैं खुद को फॉर रेजिडेंशियल कोर्सेज। तो फिर वो उन रेजिडेंशियल कोर्सेज में पार्टिसिपेट करके उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक अपना एक लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा अभी, उस लाइफस्टाइल के थ्रू वो एक्सपीरियंसेस कुछ हासिल करते हैं और उसमें वो पीस महसूस करते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस ऑल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन पीस टूरिज्म। Tourism. ओके, Yes, sir. तो दिस was what I wanted to let you know about the yoga centers. तो इसमें अब आप एक चीज़ करेंगे, यू कैन जैसे आपने उस पहली एक्टिविटी की जो इसमें भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि योगा सेंटर्स जो है इन द वर्ल्ड, तो उनको आप इंटरनेट पे सर्च करके आप उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसको आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. That is what you will do in this, and then maybe we can have more discussion regarding this tomorrow. ठीक है? Yes, sir. तो और कुछ आप पूछना चाहोगे इस बारे में? तो नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन।